मैं निधि तनवर हैविंग अ 5 year एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी आप साइकोलॉजी से समझते क्या है। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये आपका जो यूज़फुल रहेगा वो DSSB जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, टैट हो गया, EVS हो गया, ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये फुलफिल रहेगा। अब एक बात देखते हैं यहाँ पे, अब जब हम हम जब ये पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो आया कहाँ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभार पूछ लिया जाता है पेपर में, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये बच्चे जो साइकोलॉजी का 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कैसे 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। 2 ग्रीक, अब इसमें जो लिया गया है ये लिया गया है अपना साई, और जो यहाँ से लिया गया है इसका मतलब होता है लॉजी। इसको बोलते हैं स्टडी, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या होता है, सोल, या हम ये बोल सकते हैं खाली स्टडी। तो यहाँ पे मतलब बना क्या, साइकोलॉजी का मतलब क्या बना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो स्टडी ऑफ सोल। क्या है, स्टडी ऑफ सोल। बिल्कुल बढ़िया, हमें ये भी पता चलेगा कि 2 से है और यहाँ पे इसको बोला गया है स्टडी ऑफ सोल। क्या सोल को स्टडी कर सकते हो, कभी कर सकते हो तो बताओ। नहीं कर सकते, कैसे करेंगे भाई, जब आत्मा को कभी हमने देखा नहीं तो हम स्टडी कैसे करेंगे, हम तो स्टडी कर ही नहीं सकते, तो फिर तो ये डेफिनेशन गलत होगी। मगर जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वही यही है, ठीक है। जो साइकोलॉजी ने बोला गया है कि टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया तो हम बता सकते हैं स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको करके यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ सोल, जो कि इसके उसके अकॉर्डिंगली बैठता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इतना तो आपको पता चल गया। अब जब ये कर लिया तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो साइकोलॉजिस्ट यानी जो साइकोलॉजी को समझते हैं उनके साइकोलॉजिस्ट बोले जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर सकते इसको, तो हम तो इसको रिजेक्ट करेंगे। कर लो भाई, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट करने के बाद अब क्या, तो उन्होंने कहा कि हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड करेंगे। माइंड कैसे होता है, माइंड तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसे होगा माइंड, स्टडी ऑफ माइंड कर सकते हो, माइंड को कभी स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है नहीं बता सकते। सोशल मीडिया पे बहुत फेमस देखते होंगे ना, अब यहाँ पे कि यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे बच्चा यहाँ पे हंस रहा है, मगर उसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता, कि वो सैड है या हैप्पी है, हमें क्या पता। मगर वो बाहर से क्या दिखा रहा है कि वो तो भी खुश है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके जो माइंड है उसमें क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता। तो स्टडी ऑफ माइंड कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन इट बी स्टडी, हम साइकोलॉजी को थ्रू द माइंड स्टडी कर सकते हैं, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली बात तो गलत आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। अभी रिजेक्ट हो गया, फिर क्या, फिर साइकोलॉजिस्ट ने क्या समझा, आगे क्या होना चाहिए, तो उन्होंने फिर समझा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या, कि अलर्टनेस कितनी है किसी भी पर्सन के आधार पर, या उसके एक्सपीरियंस कितने हैं उसके आधार पर करते हैं, नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो, उसके पास एक्सपीरियंस के आधार पर क्या आप स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट होगी। अब इसके बाद फिर बात किसकी है, कि स्टडी ऑफ क्या होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टडी ऑफ बिहेवियर। जब स्टडी ऑफ बिहेवियर
हुआ है। हाँ, बिहेव से तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या उसके अंदर है, सारी चीज़ हम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सोचा है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर सही रहेगा, तो इसको इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने देखा कितनी आई, पहले ये टर्म दिया गया, देन उसके बाद ये टर्म, देन फिर ये टर्म और फिर ये, यानी 4th नंबर पे है स्टडी ऑफ द बिहेवियर, यानी बिहेवियर को करना है। इस टाइम पे अगर एक मान लीजिए आपकी क्लास में एक चाइल्ड है और वो चाइल्ड बहुत चिल्लाता है, नोटी एक तरीके का, तो आप उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो बिहेवियर के आधार पे तो आप पता लगा सकते हैं। या एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, शाय है, अगर वो शाय है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसको आप डायग्नोज करेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी है। तो हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे, उसकी सोल पे थोड़ी ना हम उसको जज करेंगे, उसकी रेमेडीज करेंगे, या हम माइंड के थ्रू कर लेंगे या कॉन्शियसनेस उसके थ्रू कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, बिहेवियर के थ्रू स्टडी करके उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज अ टीचर ये पता होना बहुत ज़रूरी है, बट ये पेपर में आता नहीं है, हाँ, बट एज अ आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या होता है, क्या टर्म होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम जब इसको आगे देखेंगे यहाँ पे, तो इसके कुछ स्कूल्स आते हैं। स्कूल्स मतलब कि किस तरीके से ये आया, क्या क्या चीज़ें हैं, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो साइकोलॉजी टर्म जो दे रखे है वो काम किसने पे करता है। वो काम करता है, जो साइकोलॉजी टर्म है वो काम करता है 3 तरीके से। यानी कि साइकोलॉजी को अगर आप स्टडी करोगे, साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। ठीक है, ये अभी तक कहा गया। उसके बाद साइकोलॉजी डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस। एक बात है, जब इन्होंने साइंस की बात करें यहाँ पे कि जो इसको कैसे लिया गया, फॉर्मली साइंस लिया गया। जब इसको साइंस लिया गया तो इसमें 3 टर्म्स आती हैं, इसमें 3 टर्म्स आती है। एक आता है मेंटल प्रोसेस, ठीक है, मेंटल प्रोसेस। उसके बाद फिर क्या आता है, दूसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोसेसेस हो जाएगा ये। फिर एक आता है बिहेवियर, इसमें भी बिहेवियर आ गया। तो बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था कि जो साइकोलॉजी है उसको 3 टाइप से यहाँ पे करा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मली कितने तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से, तो आप बताओगे पहला मेंटल प्रोसेस, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा बिहेवियर। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, मेंटल प्रोसेस। की मेंटल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वी रेफर टू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेस। यानी ये जो मेंटल प्रोसेस है ये क्या है, एक तरीके का कॉन्शियसनेस है। दूसरा टर्म क्या दे रखा है, एक तरीके की क्या है ये, अवेयरनेस है। ये वे टर्म्स हैं जो कि एनसीईआरटी 11th की बुक में है। ठीक है, तो यानी मेंटल प्रोसेस आपसे पूछा गया क्या है, तो आप बता सकते हो इट्स रेफर्स टू दी कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस। ओके, अब उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा गया दूसरा ऐसा पॉइंट क्या आता है, हम मेंटल प्रोसेस को यूज कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू नो और रिमेंबर समथिंग। हम मेंटल प्रोसेस का यूज कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ट्राई टू सॉल्व। हम कोई भी चीज सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या हो सकता है, अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ जानने के लिए हम अपनी मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं, और कुछ रिमेंबर करने के लिए हम अपनी प्रोसेस का यूज करते हैं, रिमेंबर थिंग या समथिंग, इन चीज़ों का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, मेंटल प्रोसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द ब्रेन एक्टिविटी। जो मेंटल प्रोसेस है वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी ब्रेन एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किससे होता है, इज रिफ्लेक्टेड टू दी
ब्रेन एक्टिविटी। भाई कैसे एक्टिविटीज, ब्रेन एक्टिविटी से कैसे होता है? तो उसके लिए एग्जांपल देखिए, आज वी थिंक और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हम कोई भी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर ब्रेन एक्टिविटी कैन बी अब्जॉर्ब यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ ब्रेन इमेजिंग। इसका कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन एक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है। सपोज कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना है और उनको बताना है वाटर के बारे में। जब वाटर के बारे में बताना तो आपके सामने क्या, आपके माइंड में क्या आ जाएगी? आपके माइंड में वाटर की क्या आ जाएगी? इमेज आ जाएगी। जब वाटर की इमेज आएगी तो फिर आप क्या करोगे? वो किससे कैसे आई? ब्रेन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इमेज स्टोर थी, तो इसलिए तो आप यहाँ पे आई, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मेंटल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ब्रेन एक्टिविटी एंड द मेंटल प्रोसेस। अब जो यहाँ पे बात की गई है कि जो ब्रेन एक्टिविटी है और जो यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी और जो मेंटल प्रोसेस है, क्या वो सेम है? आर दे सेम? बिल्कुल भी नहीं। सेम कैसे होगी? क्योंकि जो ब्रेन एक्टिविटी किसको ला रहा है? मेंटल प्रोसेस को ला रहा है। हम कह सकते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस है वो किसकी वजह से आ रहा है? ब्रेन एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। जब मेंटल प्रोसेस ब्रेन एक्टिविटी की वजह से आ रहा है, दैट मीन्स कि दे आर नॉट सेम, दे आर इंटर रिलेटेड। व्हाट? दे आर इंटर रिलेटेड। वो इंटर रिलेटेड है दूसरे पे। इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, इंटर डिपेंड हो सकते हैं, मगर वे सेम नहीं हो सकते। तो पेपर में अगर आएगा आपके, तो आप क्या बताओगे? आपसे पूछा जाए कि जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या ब्रेन एक्टिविटी से सेम है या नहीं है, क्या है? तो आप क्या बताओगे कि इंटर रिलेटेड है या फिर इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब उसके बाद यहाँ पे एक और केस पूछी जाती है, इंटर डिपेंडेंट। ये हो गया ब्रेन एक्टिविटी प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट क्लू। कैसे इम्पॉर्टेंट क्लू? कि किस तरीके से आपने अपने चीज को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया था एनवायरनमेंट का, और फिर वाटर से उसको आगे आप कैसे करोगे। तो जो मेंटल एक्टिविटी है वो क्या करती है? वो कुछ टाइप के इंफॉर्मेशन क्लू देती है। इंफॉर्मेशन क्लूज देने के बाद वो आगे क्या करती है? हमें बढ़ाती है कि इन्वायरमेंट किस तरीके से आगे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दीज आर द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, व्हेन वी आर स्लीप। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देखना कि किस तरीके से जो माइंड एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा मेंटल प्रोसेस काम करता है, किस तरीके से काम करता है। सपोज कि आप एक सो रहे हो, ठीक है, रात को सो रहे हो, तो अगर किसी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो आपके माइंड में आएगा, आप उठ जाओगे, है ना। थोड़ा सा तो सुनाई देगा, गहरी नींद में वो बात अलग है। मगर आप अगर वैसे सो रहे हो, अगर कोई बोलता है तो कई बार सुनाई देता है ना कि हाँ वो बोल रहा है या फिर वो चीज़ बोलती है ना। और इसके अलावा भी अगर आप अपने ड्रीम्स देख रहे होते हो तो ड्रीम्स देखने पे क्या होता है? सिंपली कि आपको वो चीज़ क्या रह जाती है? रिमेंबर रह जाती है, वो आपको याद रह जाती है। फिर आप डिस्कस करते हैं, हाँ यार मैंने कल ऐसे देखा और मेरे साथ ऐसे हुआ और मैं स्कूल में पढ़ रही थी, अब क्या, अब इसका मतलब क्या है? भैया मुझे सांप ने काट, इसका मतलब क्या है? तो दीज आर ऑल ड्रीम्स आर रिलेटेड टू दी ब्रेन एक्टिविटी, और वी कैन से द माइंड एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू व्हाट? मेंटल प्रोसेस, विच आर रिलेटेड टू दी मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात करते हैं कि इसके बाद क्या लिखा है। अगर कोई खटखटाता है वो सारी चीज़ें होगी। वी ऑल्सो लर्न, जब हम चीज़ें देखते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को याद कर रहे हैं, है ना। हाउ द माइंड वर्क, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, या कैसे हम ये मेंटल प्रोसेस और क्या करता है, जो ब्रेन एक्टिविटी है, टू इम्प्रूव द यूजेस ऑफ वर्क। जो भी वर्क होता है उसके यूजेस को इम्प्रूव करने के लिए मेंटल प्रोसेस काम आता है।
ठीक है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन होती है विच इज़ रिलेटेड टू द मेंटल कैपेसिटी, उससे रिलेटेड काम आता है। सपोज यहाँ पे कि आज आपकी क्लास में एक बहुत ही नोटी बच्चा और उसने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, देन आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार इसके साथ मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा। वो कहाँ पे हो रहा है सारा प्रोसेस? वो आपका ब्रेन एक्टिविटी में हो रहा है, मेंटल प्रोसेस वहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे कोई दूसरा बच्चा आया, तो फिर आपने सोचा यार नहीं, अब थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, तो फिर आपने किसका यूज़ किया? अपने वर्क को और अच्छी तरीके से करने के लिए आपने अपनी मेंटल प्रोसेस वहाँ पे दोहराई। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो हम अब यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या है? एक्सपीरियंस तो सबको पता है। एक्सपीरियंस होने से होता है, किसी के देखने से नहीं होता। एक्सपीरियंस जो होता है वो हम महसूस कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमने देख लिया हाँ वो ऐसे कर रहा है, हमने फील कर लिया। मान लीजिए एक एथलीट है और वो भाग रहा है ना, और उसके बाद फिर आपने वो इतनी तेज भाग रहा है कि हमने सिर्फ उसको देखा, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसने कितना स्टैमिना लगाया होगा, क्या वो थका होगा नहीं थका होगा, या उसने भागते समय कौन कौन सी चीज़ें देखी होगी, या उसके जो कॉम्पिटिटर है वो तो नहीं आगे बढ़ गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सपीरियंस को फील किया जा सकता है, ना कि इसको बताया जा सकता है या इसको देखा जा सकता है। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंस। हम किसी के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपने एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना एक्सपीरियंस हो गया, देन उसके बाद हम उसको शेयर करेंगे। अब आते हैं ओनली द एक्सपीरियंस पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हर एंड हिज एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या कि हमने जो एक्सपीरियंस देखा है, जो हमने महसूस किया है, हम जब उसको वही सेम चीज़ हम उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर एक ड्रग्ड वाला है पर्सन, ड्रग ले रहा है, ठीक है, यानी ड्रग्स ले रहा है, और ड्रग्स या वो हमारे लिए क्या होगा? उसके एक्सपीरियंस से हमें पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन ड्रग्स लेता है तो हमारे लिए मे बी माइंडफुल, हमारे लिए क्या हो? हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है। मगर दूसरी एक पर्सन बहुत काम है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, देन उस वहाँ पे क्या होगा? उसको हम कहेंगे हाँ ये पॉजिटिव पर्सन है, इससे हमें कुछ ना कुछ आगे पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना। तो आप किसके पास रहना चाहोगे? उस ड्रग पर्सन के पास या फिर उस जो जो योगा कर रहा है उसके पास? ऑब्वियस है योगा पर्सन के पास। तो ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना। हम जनरली जो भी चीज़ें सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस तो हमको सीखते ही नहीं है ना। और जो एक्सपीरियंस सीखते हैं वो फिर उसके अंदर मेंटल प्रोसेस आ जाता है। अब उसकी बात करते हैं कि जो एक जो एक्सपीरियंस होता है वो दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल एक्सपीरियंस और एक हो सकता है एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। इंटरनल एक्सपीरियंस और यानी मतलब कि जो एक्सपीरियंस होता है वो दो कंडीशन में हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल। अब कंडीशन से क्या मतलब है? यहाँ पे कंडीशन क्या मतलब है? तो कंडीशन से यहाँ पे मतलब है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हो, ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप खुश हो गए, है ना। तो वो एक्सटर्नल कंडीशन पे हो गया। इंटरनल कंडीशन, मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और भीड़ भाड़ इलाके में फिर क्या हुआ? आपको पसीने आ गए यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपने वहाँ पे कैसा महसूस किया? इंटरनल महसूस किया। तो ये तो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इस वाले एक्सपीरियंस से हम और भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम बिहेवियर के ऊपर। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज जस्ट लाइक हाउ टू यू रिस्पॉन्स, आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। ये आपका एक तरीके से क्या होता है? एक रिस्पॉन्स हो जाता है। अगर बात की जाए बिहेव हो जाता है। अब भाई जब रिस्पॉन्स और जो बिहेव की बात हो रही है या रिएक्ट की बात हो रही है, तो बिहेवियर की हमने भी बात करी थी, बिहेवियर की कि बिहेवियर तो होता है क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? बिहेवियर में जो होता है, एक होता है वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार आएगा। एक होता है आपका स्टूमिली, ठीक है, और एक होता है रिस्पॉन्स। एक होता है स्टिमुलस या स्टूमिली और एक होता है रिस्पॉन्स। अगर मैं
आपको एक थप्पड़ ऐसे करूँ तो आपकी आँख क्या हो जाएगी, झपक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्टिमुलस किया और आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या किया, रिस्पॉन्स किया। These two terms are very important in the case of the behavior. ओके अब इसके बाद एक और बात करते हैं यहाँ पे कि ये बात तो होगी, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि बिहेव। सपोज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम करते करते होता है ना कि पेट में कुछ होने लगता है और दिमाग में भी कुछ होने लगता है, ऐसे हाथ पैर हिलने या फिर पसीने आने लगते हैं, तो सारी चीज़ होती है। तो हमारा बिहेवियर है, उस टाइम पे हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलस के हिसाब से वो आता है। ठीक है, तो बिहेवियर क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, तो बिहेवियर जो है आपके कैसे हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और इंड्यूरिंग भी हो सकते हैं। तो बिहेवियर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। यू मे फेस, अगर आपने एक टाइगर को देखा, टाइगर को देखने के बाद आप क्या करोगे, बैठे रहोगे, नहीं ना, भागोगे ना, भागोगे। या तो आप सोचोगे मेरे पास कोई खार हो और मैं उससे भाग गया। जब आप एक टाइगर को देखोगे तो ऑब्वियस है कि आप रन करोगे। तो वही सेम चीज़ है कि आपने क्या करना है, रन करना है। तो ये क्या हुआ, जब आपने स्टिमुलस देखा उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या रिस्पॉन्स किया। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने अब साइकोलॉजी को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। इवन इसके हमने क्या समझ लिया, इसका हमने मीनिंग समझ लिया कि साइकोलॉजी होता क्या है, कि साइकोलॉजी इन तीनों चीज़ों से बनी हुई है फॉर्मली, किसके अंदर, साइंस के अंदर। हमने इसको देखा इसके अलावा कि 4 पार्ट होते हैं जो कि क्या हो गए थे आगे जाके रिजेक्ट हो गए थे, और लास्ट में कौन सा बना था, स्टडी ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।